दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा कई और राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। एसआईआर का मतलब स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। इसमें क्या होता है कि जो भी लोग वोटर आईडी में नाम है या फिर वोट डालते हैं, कुछ लोग की मृत्यु हो चुकी है या फिर कुछ लोग वहां से अपने प्लान कर चुके हैं या फिर उस रेजिडेंस एड्रेस पे नहीं रह रहे, तो इस केस में एसआईआर प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। तो इस तरीके का आपको एक फॉर्म मिलेगा बीएलओ की तरफ से, जिसमें आपका ये पूरी डिटेल्स लिखा रहेगा, नया फोटो लगाना रहेगा। तो इस फॉर्म को किस तरीके से आपको भरना है, इस वीडियो में अंदर पूरी डिटेल्स में समझाने वाले हैं। साथ में इस फॉर्म को क्या क्या डिटेल्स अच्छे से भरना है, कौन सा कॉलम आपको नहीं भरना है। अगर आप इस एसआईआर फॉर्म को नहीं भरेंगे तो आपके नागरिकता पे भी सवाल आ सकता है। तो इसको किस तरीके से भरना है, चलिए आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं पूरे स्टेप बाय स्टेप। साथ में अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो उस लिस्ट को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली समस्त वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिलता रहे और आप वीडियो देख पाए सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बीएलओ की तरफ से एक इस तरीके का फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें देखेंगे कि आपका पूरा विवरण यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे आपका नाम और यहाँ पे इपिक नंबर और पता सब कुछ, और यहाँ पे क्रमांक नंबर, भाग संख्या और जो भी बूथ संख्या होगी सारी चीज़ लिखी होगी। और ऊपर ही लिखा रहेगा नेम एंड कंटेक्ट बीएलओ, और आपके बीएलओ का यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, ठीक है, निर्वाचन आयोग लिखा हुआ है। अब यही एसआईआर फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करना है। आपका यहाँ पे पुराना फोटो जो वोटर कार्ड पे लिखा होगा यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ पे एक नई फोटो जो आपके पास अभी है 30 दिन के अंदर वाली, यानी कि 30 दिन के अंदर अगर हमने फोटो क्लिक करवाया हुआ है तो वो फोटो आपको यहाँ पे लगवाना है। अब ये फोटो लगाने के बाद आपको डिटेल्स भरनी होंगी। सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म तिथि। तो जन्म तिथि आपको यहाँ पे कॉलम दिया गया है, इस कॉलम के अंदर जन्म तिथि भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, तो आधार कार्ड नंबर इस बॉक्स के अंदर सामने यहाँ पे भर देंगे। अब यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भरने के बाद नीचे देखेंगे लिखा है मोबाइल नंबर। तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद पिता या फिर अभिभावक का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पिता या अभिभावक का नाम आप लिखेंगे जो आपके आधार कार्ड से या फिर वोटर आईडी से मैच होता है। फिर नीचे लिखा हुआ है पिता अभिभावक का इपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो। अब ये इपिक संख्या आपको कहाँ मिलेगी, ये एसआईआर की जो लिस्ट है, यानी कि 2003 या फिर 2002 में आपको मिली होगी। तो आपको एसआईआर की जो लिस्ट होगी उस लिस्ट को ओपन करना है और अपने अभिभावक का यानी कि अपने पिताजी का नाम वहाँ पे देखिएगा। देखने के बाद उस पे सामने आपको इपिक नंबर मिलेगा। अगर इपिक नंबर नहीं मिलता है तो उसको आप खाली छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे एसआईआर लिस्ट के अंदर आईडी नंबर या फिर इपिक नंबर नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है माता का नाम, तो आप अपने यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि माता का इपिक संख्या यदि उपलब्ध हो, तो अगर इपिक संख्या है तो लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। मेरा फिलहाल मौजूद है तो हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। फिर लिखा है माता की इपिक नंबर लिखने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि यहाँ पे पति या फिर पत्नी का यदि लागू हो, तो अगर आपके पास अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप फीमेल है या फिर मेल है, तो अगर आप मेल हैं तो अपने आप पत्नी का इपिक नंबर नाम लिखेंगे, अगर आप फीमेल है तो हस्बैंड यानी कि अपने पति का लिखेंगे। फिर नीचे लिखा है पति या पत्नी का नाम या इपिक संख्या अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे ऐसे ही डैश मार के। अब यहाँ पे 2 कॉलम मिलता है, और अब ये 2 कॉलम कौन सा है इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे जो 2 कॉलम है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस वाले लिस्ट की बात करें, यानी कि इस वाले कॉलम की बात करें तो लिखा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो अगर आपका ये जो मिला है, जैसे मेरा यहाँ पे मिला हुआ है, ये देख सकते हैं, और ये मेरा डेट ऑफ बर्थ यानी कि पिछले एसआईआर में मेरा डेटा मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरा जो डेट है या फिर डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ कम है, यानी कि मेरा एज जो है 38 साल से कम है, यानी कि 24 या 25 साल है। तो जाहिर सी बात है मेरा 2003 के एसआईआर में नाम नहीं होगा, क्योंकि उस समय मैं 18 साल का नहीं था। तो यहाँ पे जिनका भी 2003 में 18 साल पूरा हो चुका होगा, उनकी वोटर कार्ड होगी तो उनका एसआईआर लिस्ट में नाम होगा। तो उस केस में जिनका एसआईआर में नाम है और उनका ही ये प्रपत्र मिला हुआ है, उनका ही ये फॉर्म मिला हुआ है, तो उस केस में ये वाला फॉर्म को भरेंगे, यहाँ पे इस वाले कॉलम को भरेंगे, ठीक है। तो उसमें निर्वाचन का नाम यानी कि उनका नाम फिर से भरेंगे, उनकी इपिक संख्या, संबंधी का नाम मतलब उनके पापा का नाम अगर मौजूद होगा, उनसे संबंध क्या है, जिला, और यहाँ पे राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम। उसके बाद यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र व निर्वाचन संख्या,
ये चीज़ मैं अभी लिस्ट दिखा दूंगा लास्ट में, तो वीडियो देखते रहिए। लास्ट में आपको लिस्ट कैसे निकालना है वो भी बता देंगे। फिर भाग संख्या कैसे लिखना है वो भी लिस्ट में है, वो भी दिखा देंगे। क्रम संख्या कितना है वो भी हम यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ पे जिनका एसआईआर में नाम था पहले या फिर एसआईआर 2003 में नाम है और उनका ही ये फॉर्म मिला है, उस केस में ये वाला फॉर्म भरेंगे। लेकिन जिनका एसआईआर में नाम नहीं है, उनका एज कम यानी कि 30 साल से कम है, तो उनका जाहिर सी बात है कि एसआईआर में नाम नहीं होगा। उस केस में ये वाला कॉलम को भरेंगे और ये वाला छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। तो यहाँ पे अपने संबंध यानी कि अपने पापा का या फिर मम्मी का या फिर जिनका भी या फिर दादा परदादा किसी का भी नाम एसआईआर लिस्ट में मौजूद है, तो वहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। उनकी इपिक नंबर यानी कि वहाँ पे आईडी नंबर लिखा रहेगा, उस आईडी नंबर को लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है संबंधी का नाम, तो यहाँ पे जो इनसे संबंध यानी कि अपने पापा का यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर आपने लिखा है तो उनसे संबंध लिखेंगे और जिला यहाँ पे लिख देंगे और राज्य का नाम और यहाँ पे जो आपका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है उसका नाम, और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ विधानसभा क्षेत्र का संख्या और भाग संख्या और क्रम संख्या यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना है, यानी कि नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे जो होगा आपका बीएलओ ऑटोमेटिक सिग्नेचर करेगा अपना, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और इस तरीके से 2 फॉर्म होती है, एक बीएलओ अपने पास रख लेगा और एक फॉर्म आपको दे देगा। और इस तरीके से आपकी जो एसआईआर प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाती है और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप अपना आधार कार्ड का नंबर ही देंगे, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो एसआईआर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपके पास लिस्ट नहीं है 2003 की तो उसको किस तरीके से आप लिस्ट प्राप्त करेंगे। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो बीएलओ साथ में उस लिस्ट को लेकर आता है और आपके घर पे 3 बार विजिट करेगा। अगर आप दोनों बार नहीं मिलते हैं तो तीसरी बार आएगा, तीसरी बार नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं आप अपने घर पे, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना होगा, तब जाके आप एसआईआर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्म को पूरी तरीके से फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन किस तरीके से फिलअप करना है और आप घर पे मौजूद नहीं है तो इस केस में आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उसको एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन से जाकर आप फिलअप कर लेंगे। उसकी जो प्रक्रिया है मैंने ऑलरेडी बता दी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं या फिर लिंक उसकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाइए और ऑनलाइन फॉर्म करना ऑनलाइन सीख लीजिए। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।